हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग एडुटेरिया का अभ्यास सीरीज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसमें 17 पीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए 2024 के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसके पूरे टेस्ट 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 4 करेंगे। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो 1798 से 1805 ईस्वी की तक रहे थे। इनकी गणना भारत में एक प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। इन्होंने भारतीय रियासतों पर अप्रत्यक्ष एवं प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की नीति को लागू किया था। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध जो 1799 में समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान को पराजित कर मैसूर पर अंग्रेजों को आधिपत्य उसी के कार्यकाल के दौरान मिला था। इस युद्ध में खुद वेलेजली और स्टुअर्ट नामक सेनापति ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड जो कि ब्रिटेन का एक भाग है, वहाँ के लॉर्ड सम्राट ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। मार्क्विस एक अंग्रेज उपाधि थी जो काउंट के ऊपर तथा ड्यूक के नीचे की उपाधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। मोहम्मद रजा खान, सैयद गुलाब हुसैन और राजा सिताब राय। उपरोक्त में से किसे इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो आप लोग जानते हैं मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को उप दीवान के रूप में बिहार में नियुक्त किया गया था इलाहाबाद की संधि के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये अब उसके बारे में आप ना पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। कोड दिया गया है, समुद्री यात्री और देश को सुमेलित करना है। तो सूची दी हुई है, तस्मान पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक हॉलैंड और वास्को डी गामा ग्रेट ब्रिटेन। इसका कोड देखिए यहाँ पर। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी विश्व में समुद्री खोजों के लिए विख्यात है। इन खोजों में बहुत से साहसिक यात्रियों का प्रयास महत्वपूर्ण था, जिससे भौगोलिक खोजों का कार्य सुगम हो सका। महत्वपूर्ण साहसिक यात्रियों का संबंध अलग अलग देशों से था जिन्होंने महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें की थी। इससे संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार से हैं। वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल देश से आया था और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये स्पेन के थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान हॉलैंड के थे, इसने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगेन ये इस तरह का एक मैचिंग क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और तस्मान हॉलैंड के रहने वाले थे, इसने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार कीजिए। फर्रुखसियर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और जहांदार शाह। उपरोक्त शासकों का शासन क्रम सही ढंग से किस विकल्प में दिया गया है? ये कोड दिए गए हैं आपको और बताना है कि किस तरह से कौन शासन किया है। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखिएगा तो जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, इस तरह से क्रम होगा। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के बाद मुगल शासन काफ़ी कमज़ोर हो गया तथा पतनशील अवस्था में पहुंच गया। 1707 ईस्वी के बाद का मुगल इतिहास उत्तर मुगल काल कहलाता है, जो 1858 ईस्वी में मुगलों के पतन तक जारी रहा था। इस दौरान मुगल सिंहासन पर अनेक शासक आसीन हुए। प्रश्नगत शासकों का शासन क्रम निम्न प्रकार से था। तो जहांदार शाह 1707 से 13 तक, फर्रुखसियर 1713 से 19 तक, फिर मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, फिर अहमद शाह 1748 से 54 तक और आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक थे। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सी है वो इसका सही शासन क्रम को निरूपित कर रहा है। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का पहला शिकार संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था। तो ये सही नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये सही है। सबसे पहला रियासत जो लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ था वो सतारा था। तो इसलिए संभलपुर नहीं होगा, सतारा होगा। और आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, ये तो सही ही कथन है। तो कौन कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही होगा। कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो बिल्कुल सही बात है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण, हम लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी में कई सारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले थे और उससे भारत का आधुनिकीकरण भी हुआ ही था। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो कथन सही है, कारण भी सही है। अब अगर देखा जाए तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण की बात हुई है और यहाँ पर बताया गया है कि उसके कारण में यानी उसके मूल में क्या था? बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कथन का सही व्याख्या कारक कर दे रहा है। तो ए और दो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से इसके मूल में बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे। जब हम यह पाते हैं कि अनेक समाज सुधारकों ने पत्रकारिता, शिक्षा या अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपागमी पर बल देते हैं तो इसके मूल में बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही था। यही किसी देश के आधुनिकीकरण के आधार माने जाते हैं। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? तो ये तो आप लोग निश्चित जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें दो स्वामी विवेकानंद का 2 ऑप्शन है। तो 1897 में ये किया गया था। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी में भारतीय नव हिंदूवाद के अग्रणी प्रतिपादक थे। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता को बड़े ही प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में सन 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था का मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित था। सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी? तो द पूना सार्वजनिक सभा जो था इसने की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रबुद्ध भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता आने लगी थी। इस उद्देश्य से अनेक राजनीतिक संस्थाओं का गठन भी किया जाने लगा था जो भारतीयों के हित की बात आकर अक्सर मुद्दे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समक्ष प्रस्तुत करते थे। इन्हीं संस्थाओं में से एक प्रमुख संस्था पूना सार्वजनिक सभा थी। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। सन 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा और इसकी स्थापना M.G. रनाडे और G.V. जोशी ने किया था 1870 में। 2 सूची दिया हुआ है, संगठन दिया हुआ है, इसके संस्थापक से इसको मिलाना है। तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा गठित किया गया था। नहीं, ये पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान द्वारा गठित किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन किया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था ये
फिरोज शाह मेहता सर के द्वारा और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया था। प्रश्नगत राष्ट्रवादी संगठनों एवं उनके संस्थापनों का सुमेलन इस प्रकार से है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो था यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग द्वारा की गई थी। और इंडियन लीग जो था इसे शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पूर्व 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था का गठन किया था, जिसकी बैठक दिसंबर 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया। इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या पूर्वगामी संस्था माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। अब ये घटनाएं हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, तो ये 1928 में HSRA की स्थापना हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा का क्रियान्वयन, तो 1931 में 23 मार्च 1931 में इनकी फांसी की सजा का क्रियान्वयन हुआ था। काकोरी रेल डकैती या काकोरी रेल कांड 1925 में हुआ था। तो 25, फिर 28, फिर 31 और फिर 39। तो इसका आंसर DBCA हो जाएगा। तो देखिए काकोरी रेल डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। HSRA जो था इसकी स्थापना 9 या 10 दिसंबर 1928 को हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का क्रियान्वयन 23 मार्च 1931 को और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को हुई थी। काकोरी रेल डकैती 1925, HSRA की स्थापना 1928 में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी 1931 में और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जोसेफ बैप्टिस्टा। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रों के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए थे, जबकि इसके प्रथम सचिव NC केलकर थे। जोसेफ बैप्टिस्टा एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे वर्ष 1925 में तत्कालीन बम्बई के मेयर चुने गए थे। तो यहाँ पर देख लिए होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और इसके जो सचिव थे, प्रथम सचिव वो NC केलकर थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 13। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और ये बताना है यह किस भाषा में अखबार प्रकाशित होता था? तो इसकी भाषा जो थी ये बांग्ला भाषा थी। वर्ष 1893 से 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका तो किसी मुकदमा की पैरवी करने के लिए गए थे, दादा अब्दुल्ला उन्हें ले गए थे, लेकिन वहाँ वे अश्वेत समुदाय के संघर्ष में शामिल हो गए और काफ़ी हद तक इस प्रयास में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का भी प्रकाशन किया। यह अखबार गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी एवं तमिल भाषाओं में प्रकाशित होता था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किसमें नहीं होता था? तो नहीं होता था तो ये बांग्ला भाषा में नहीं होता था। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला। और होता था अगर कहेगा तो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में होता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो 1934 ईस्वी। गांधी जी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। आगे चलकर 1924 ईस्वी के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता भी की थी।
लेकिन वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे फिर कभी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य नहीं बने थे। स्वतंत्रता के समय भी वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसके बावजूद भी 1934 ईस्वी के बाद के राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका प्रभावी मार्गदर्शन प्रभाव बना रहा था। भारत में पहला मजदूर संघ कब और किन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला तो 1918 में बीपी बाडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। कहीं कहीं पर जब AIUTC अगर पूछा जाता है, ऑल इंडिया यूनियन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इसमें आपका लाला लाजपत राय आता है और कभी कभी इसके बाद जो है MN जोशी का भी नाम आता है इसमें। तो 1918 ईस्वी में बीपी बाडिया के द्वारा 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक क्रांति का त्वरित वैचारिक प्रभाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी परिलक्षित होने लगा था। भारत में भी श्रम आंदोलन और मजदूर संगठनों की स्थापना करने की प्रक्रिया का सूत्रपात होने लगा था। इस दृष्टि से बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके बाद तो मजदूर संगठन की स्थापना और भी तेजी से प्रारंभ हो गई थी। तो ये 1918 में बीपी वाडिया द्वारा स्थापित किया गया था मद्रास मजदूर संघ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे के 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई है। तो कितने कथन सही हैं? तो केवल इसमें 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा पूर्णतः सही है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि अथर्ववेद का, और प्रत्येक वेद के साथ एक एकाधिक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई है, ना कि सामवेद की। चंपू शैली की रचना की वैसी शैली को कहा जाता है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित किया गया है। तो थर्ड और फोर्थ में गलत क्या है? थर्ड शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होकर के यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद की रचना चंपू शैली में नहीं की गई है, यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई है। इसलिए 3 और 4 गलत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना सूची 1 में दी गई है और इसका कूट सूची 2 में दिया गया है। बताना है कि किसको किसे संदर्भित किया जाता है। तो जन्म जो महात्मा बुद्ध का था, इन्हें कमल और सांड द्वारा निरूपित किया जाता है। इनका जो गृह त्याग था वो घोड़ा से किया जाता है। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसका चिन्ह पीपल हो गया। और इन्होंने निर्वाण जब प्राप्ति किया तो इनका पद चिन्ह जो है, इससे इसको दर्शाया जाता है। कथन और कारण पर विचार था, नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दूसरा है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये भी बात सही है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था और वहाँ पर इतनी हत्याएं की थी, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल करने का जो कारण था वो यही था कि यहाँ पर समुद्री मार्गों का नियंत्रण था जो दक्षिण भारत की ओर जाते थे। तो इसको नियंत्रण करने के लिए ही मौर्य सम्राट अशोक ने इस पर आक्रमण किया था। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। कलिंग की भौगोलिक अवस्थी ऐसी थी कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए उस पर नियंत्रण होना आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट या बाधा उत्पन्न हो सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या भी है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किन लेखों के आधार पर मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलती है।
अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की 185 ईस्वी पूर्व में हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का शासन मगध पर स्थापित कर लिया था। इससे पूर्व पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति भी था। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अयोध्या लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से था, तो ये सही है। खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध का नहीं है बल्कि जैन धर्म के अनुयायी होने का इसका सबूत मिलता है, तो केवल एक सही होगा। प्रश्नगत कथन एक पूर्णतः सही है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से था। इसके राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, जिसने इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश पड़ गया। उसे चेदी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक खारवेल के किसी धर्म विशेष के अनुयायी होने का प्रश्न है, तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उसके जैन धर्मावलंबी होने की जानकारी प्राप्त होती है, न कि बौद्ध धर्मावलंबी होने की। उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? तो भड़ौच बंदरगाह से करते थे। गुप्त काल जो 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान था, इसके दौरान भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ भी होता था। व्यापार स्थलीय और समुद्री दोनों माध्यमों से होता था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय आंतरिक व्यापार के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि के देशों के साथ व्यापार होता था। जबकि पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ यानी भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार का संचालन किया जाता था। तो यहाँ पर गुप्त काल में 2 चीज़ देख लिए। एक, बंगाल में अगर कहा जाएगा तो ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से उत्तर भारतीय आंतरिक व्यापार और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था ये भड़ौच था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये तो सही है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को भी विस्तारित किया था, लेकिन उनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं होकर के विकेंद्रीकृत था, या संघात्मक कह सकते हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासक अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अनेक गुप्त शासकों के सिक्कों की आकृति के एक तरफ देवी देवताओं के चित्र तथा दूसरी तरफ संबंधित शासकों के चित्र गुप्तकालीन शासकों की इसी भावना को व्यक्त करते हैं। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, यह बात भी पूर्णतः सही है। अनेक अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कथन 2 गलत है। वस्तुतः गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र थे। तो इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत हो जाता है। महान सम्राट हर्षवर्धन अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक आयोजन करता था। इसमें देश विदेश के अनेक शासक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी सम्मिलित हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा छठा। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में तथा आगे चलकर प्रयागराज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसमें अनेक देशों के राजा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। यह आयोजन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी ऐसे ही छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। इस छठे समारोह में 18 देश के शासक सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट, खजुराहो मध्य प्रदेश स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी अपने स्थापत्य की उत्कृष्टता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है।
इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। महमूद गजनवी के पास वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशी शासक भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं। इस्लामी आक्रांता महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करना और भयंकर लूटपाट मचाना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उक्त घटना के समय इस क्षेत्र पर चालुक्य वंश के शासक भीमदेव प्रथम का शासन था। महमूद गजनवी के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्ष में ही देवगिरी पर सफल आक्रमण किया था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने बाह्य होकर प्रतिवर्ष एक निश्चित कर भेजने का वादा अलाउद्दीन खिलजी को किया, परंतु वर्ष 1305-6 में उसने उस कर को नहीं भेजा। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः 1307 ईस्वी में मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासकों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह और बहलोल लोदी। तो इसका क्रम बताना है कि क्या था। तो इसका जो क्रम है, पहले बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन किया। फिर सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। फिर इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया और शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका जो क्रम हो जाएगा तो DABC, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी और लास्ट में शेरशाह सूरी। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस ईस्वी में किया था? तो 1562 ईस्वी में किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अकबर एक महान शासक था। वह एक उदारवादी सोच वाला तथा सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाला शासक था। उसके द्वारा उठाए गए प्रमुख सुधार कार्य निम्नवत थे। इसने दास प्रथा का उन्मूलन 1562 में, तीर्थयात्री कर 1563 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। दास प्रथा उन्मूलन 1563 में, तीर्थयात्री कर की समाप्ति 1563 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना क्या था? तो ये वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर अकबर चर्चा करता था। मुगल सम्राट अकबर को धार्मिक और दार्शनिक बातों में गहरी रुचि थी। उसने धार्मिक चर्चा के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। शुरू में इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख और उलेमा जैसे इस्लाम धर्म के प्रधान धार्मिक चर्चा किए जाते थे, लेकिन 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया था। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा को बाबर ने मूलतः अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। बाद में पायंदर खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लेडेन और विलियम रस्किन नामक विद्वान ने किया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव लिटमस देता है? तो लाइकेन जो है ये लिटमस देता है। लाइकेन एक अविकल्पी सहजीवी जीव है जो कि कवक और शैवाल के परस्पर अंतर संबंध से बना होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो कि अम्ल, क्षार या पीएच परास का सूचक होता है। लिटमस अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। जैसे नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम से लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है।
यह रंजक रोसेला टिक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो अगर लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसमें हम लोग एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर में अगर हम लोग पेस्ट डालेंगे तो फिर वो रेड से ब्लू हो जाएगा। किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किस कारण से होता है? तो इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। किसी वायरस में उत्परिवर्तन इसके अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होने के कारण होता है। उत्परिवर्तन किसी जीव के जीनोम या संपूर्ण अनुवांशिक पदार्थ में उत्पन्न आकस्मिक तीव्र एवं वंशानुगत परिवर्तन होता है। हाइफी हाइफी अनेक कवकों द्वारा पतले सूत्र जो बनाए जाते हैं वही होते हैं। हाइफी या कवक तंतु अनेक बहुकोशिकीय कवकों द्वारा बने पतले सूत्र या तंतु होते हैं। हाइफी शब्द यूनानी भाषा में हाइफ से बना है, जिसका अर्थ होता है जाल। कवकों में ये हाइफी परस्पर संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना या सुकाय बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है? तो उच्चतर पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी सीमित करता है। उच्चतर पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है। सामान्य रूप से जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं, तथा जिस स्तर पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर केवल 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है और शेष 9% व्यय हो जाती है। 90% व्यय हो जाती है। अतः एक खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित 4 से 5 तक ही होती है, क्योंकि लंबी खाद्य श्रृंखला के कारण सर्वोच्च उपभोक्ता को नगण्य ऊर्जा प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए अगर 10% ही पास ऑन होगा कोई एक से दूसरे के बीच में, तो अब पहले तो 100% से 10% बचा, फिर अब इस 10% को अगर 100 मानी तो इसका 10% अगले जीव को मिलेगा, और फिर उसके अगले जीव को फिर इस पूरे 100 का 10% मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे सर्वोच्च उपभोक्ता को नगण्य ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये फूड चेन का क्वेश्चन था। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संस्करण एक बौने पौधे टी स्मॉल टी से किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का बौने दो पौधों के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो ये 3:1 होगा। इसको ऐसे बनाया जाता है, देखिए टी। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो टी, फिर इसका क्रॉस कराएंगे तो टी, फिर इन दोनों का क्रॉस होगा तो टी, और एक बार इन दोनों का क्रॉस होगा तो स्मॉल टी बनेगा। तो 3 बार जो है आप देखिए टॉल प्रभावी हुआ और एक बार शॉर्ट प्रभावी हुआ, तो इसका 3:1 होगा। विभिन्नता वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अलैंगिक जनन में विभिन्नता न्यूनतम है, नहीं। किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं, हाँ ये तो गलत है, ये तो सही है। अलैंगिक जनन में विभिन्नता सबसे कम होती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता सबसे अधिक होती है। किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर नहीं होते हैं। अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है, सही है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिवर्तन का चयन किया जाता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो यही कथन गलत है। किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं, ये गलत है। उत्परिवर्तन की यादृच्छिक प्रकृति के कारण किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता में समान अवसर नहीं होते हैं। प्रकृति केवल अनुकूल विभिन्नताओं को ही प्रेरित करती है। जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किस में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? तो खमीर, छत्रक, ब्रेड फफूंदी जिसको मोल्ड कहते हैं, इनमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित भी होता है और अवशोषित होता है। एक छात्र पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा।
यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन का सुझाव देते? यानी आपको क्या बताना है? ग्रोथ हार्मोन, कोशिका विभाजन की वृद्धि। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो पादपों में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। इस पादप हार्मोन का नाम इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण ही रखा गया है। साइटो का मतलब कोशिका होता है और काइनिन का मतलब विभाजन प्रेरक होता है। तो याद रखेंगे साइटोकाइनिन ये ग्रोथ हार्मोन होता है। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो सूत्रकणिका और लवक के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक कोशिका में अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए और 70 ग्राम राइबोसोम उपस्थित होता है जो इन्हें आवश्यक प्रोटीनों के स्वयं ही संश्लेषण कर अपनी संख्या बढ़ाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, परासन ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं की गुजरने की प्रक्रिया है? तो यह अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया है। परासन विसरण का ही एक प्रकार है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता के बिना जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रवाहित होते हैं। परासरण के दो प्रकार होते हैं, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अंतःपरासरण में अल्प परासरणी विलयन की उपस्थिति में जल का कोशिका में आंतरिक प्रवाह होता है, जबकि बहिर्परासरण में अतिपरासरणी विलयन की उपस्थिति में जल का कोशिका से बाहर की ओर प्रवाह होता है। किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? तो इसे परवलयिक दर्पण माना जा सकता है। परवलयिक दर्पण में प्रकाश किरणें पूर्णतः परावर्तित होती हैं तथा एक केंद्र पर फोकसित होती हैं। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? तो ये जेम्स पी जूल है। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज जेम्स पी जूल ने की थी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जेम्स पी जूल अंग्रेज भौतिकविद थे जिन्होंने ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत को समझाया था। इन्होंने 1840 में विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की थी। इनके तापन प्रभाव नियम के अनुसार प्रति सेकंड क्षयित शक्ति का मान प्रवाहित धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणक के समान होता है। दैट इज पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश के कितने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं? तो एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो ये वेग की दिशा के लंबवत होता है। त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के साथ और केंद्र की ओर होती है। एक वृत्तीय मार्ग का अनुसरण एक पिंड की गतिविधि को वृत्तीय गति कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ के साथ निरंतर गति के साथ गतिमान पिंड की गति का समरूप वृत्तीय गति कहलाता है। इस गति में गति तो स्थिर होती है लेकिन वेग परिवर्तित होता रहता है। समरूप वृत्तीय गति के संदर्भ में त्वरण ओमेगा स्क्वायर आर होता है। एक कण एक समरूप वृत्तीय गति में घूर्णन करता है तो वेग निरंतर परिवर्तित होता रहता है। कोई स्पर्शी त्वरण नहीं होता है और इसकी गति स्थिर होती है। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के कारण उसका भार होता है। W इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी और भार का SI मात्रक न्यूटन है। न्यूट्रॉन के गुणधर्मों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूट्रॉन जो है परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं बल्कि एक केंद्र में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है और केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि स्टिल रहते हैं, कहीं भी चक्कर नहीं लगाते हैं। पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होकर के अनुप्रस्थ तरंग है।
यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। यह निर्वात में गति कर सकता है। इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है, लेकिन यह एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका सूत्र है HCOOH। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है, इस कारण से उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसका दहन अपेक्षाकृत कठिनाई से होता है। इसके कारण अधिक काला धुआं और पीली ज्वाला दिखाई देती है। यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। NTU मापने की क्या इकाई है, या किसकी इकाई NTU है? तो NTU जो है यह जल की अविललता यानी टर्बिडिटी मापने की इकाई है। NTU नेफोलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, टर्बिडिटी इसमें बीच में ही आ गया, तो ये इसका उपयोग पानी की टर्बिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। टर्बिडिटी पानी की धुंधलापन या धुंधलापन को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर निलंबित कणों के कारण होता है। उच्च टर्बिडिटी स्तर प्रदूषकों या सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। NTU स्केल मापता है कि पानी में कणों के द्वारा कितना प्रकाश बिखरा हुआ है। जितने अधिक कण मौजूद होते हैं टर्बिडिटी उतनी अधिक होती है और इस प्रकार NTU का मान अधिक होता है। 51 है, किसी रक्षक नली शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड द्रव्य मौजूद होता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग रक्षक नली या शुष्कन नली को अवशोषक के रूप में किया जाता है। आर्द्रता वाले दिनों में यह वायु में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करके HCl का निर्माण करता है। CaCl2 पानी से क्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जो प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी जो मेटल और मेटल जो है उसके ऑक्साइड होते हैं तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन एसिड और बेस दोनों ही के साथ वो रिएक्ट करते हैं और वो नमक और पानी बनाते हैं, तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। Al2O3 और ZnO कुछ धात्विक ऑक्साइड के अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के रूप में होते हैं। यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होती है। Al2O3 और HCl मिलता है, ट्वाइस AlCl3 बनता है और 3H2O बनता है। तो ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट किया एसिड के साथ। उभयधर्मी ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, फिर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, Na2ZnO2 और वाटर बनाता है, यानी ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। COH और COH इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल एक प्रबल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक, कपड़ों में दाग एवं लोहे पर जंग हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। यह अम्ल कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित होता है। इसे प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में सुक्रोज के ऑक्सीकरण के द्वारा भी तैयार किया जाता है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये तो गलत है। हम लोग जानते हैं हीरो की विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। उनके पास समान क्रिस्टल की संरचना है, यह भी गलत है। एक तो ऑक्टाहाइड्रल होता है और एक जो है इस प्रकार का आपका हेक्सागन होता है। उनके पास समान डिग्री कट होता नहीं। ग्रेफाइट जो है बहुत जल्दी टूट जाता है और हीरा बहुत कठोर होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं।
हीरा और ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत निम्न होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक तथा हीरा विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन नहीं, इन दोनों की होती है। तो सही उत्तर चुनना है तो 1 और 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी को बनाते हैं, इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्रोटीन में पाया जाता है और कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का मुख्य अंश है। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है? तो ये सिलिकॉन रिस्टबैंड, क्वांटम या स्केलर एनर्जी पेंडेंट और किनेस्थीसियोलॉजी टेप में भी होता है। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी यानी नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत उत्पाद में नकारात्मक आयनों को लागू करती है और इसे वर्तमान में स्वास्थ्य को बनाए रखने, ऊर्जा को संतुलित करने तथा विकास में लगातार सुधार के साधन के रूप में विज्ञापित किया जा रहा है। इस तकनीक का उपयोग कुछ सिलिकॉन रिस्टबैंड, क्वांटम या स्केलर एनर्जी पेंडेंट और किनेस्थीसियोलॉजी टेप में किया जाता है, इसलिए डी विकल्प सही है। सूर्य के प्रकाश, विकिरण, वायु और जल में ऑक्सीजन के क्षरण से भी ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। इन नकारात्मक आयनों को उत्पन्न करने वाले खनिजों में अक्सर यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक आयन सकारात्मक अनुभूति उत्पन्न करते हैं और दिमाग को संतुलित करते हैं। इनसे विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा कि तनाव में कमी, बेहतर नींद, श्वसन आदि। जबकि ये आयन प्रदूषकों पर भी कार्य कर सकते हैं, उन्हें नकारात्मक रूप से अवशोषित कर सकते हैं और उन्हें सतह पर एकत्र कर सकते हैं। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थान की अटल रैंकिंग ARIIA निम्नलिखित में से किस एक संयुक्त पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की संयुक्त पहल है। यह छात्रों तथा संकायों के बीच नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक संयुक्त पहल है। ARIIA नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा उत्पन्न वास्तविक प्रभाव को मापने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लेक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन यानी पेट्रोल, इथेनॉल और पाम ऑयल के तेल के संयोजन पर चल सकते हैं। सही है। ये वाहन 100% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम है, तो ये भी सही है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में जानते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन 100% पेट्रोल, 100% जैव इथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम है। बायो इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है, लेकिन बायो इथेनॉल का कैलोरी मान ईंधन में निहित ऊर्जा उन्नत तकनीक के माध्यम से पेट्रोल के बराबर हो जाएगा। चूंकि FFV पेट्रोल या इथेनॉल पर चलने में सक्षम है, यह भारत में चलने वाला अपनी तरह का 100% पहला दोहरे ईंधन वाला वाहन होगा। फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जब FFV को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है तो इसे FFV SHEV कहा जाता है। पूर्ण हाइब्रिड व्हीकल वाहनों यानी फुल हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक शब्द है जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता होती है। नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है और इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, तो दोनों ही सही हैं। नोरो वायरस का एक समूह है जिसे जठरांत बीमारी होती है, यानी इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज होती हैं। यह उल्टी और दस्त के अलावा पेट एवं आंतों के सूजन का कारण बनता है। नोरोवायरस कई कीटाणुनाशक के लिए प्रतिरोधी होता है और 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, इसलिए केवल भोजन को भाप देने या पानी को क्लोरीनेट करने से वायरस नहीं मरता है। यह वायरस कई आम हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है।
लेकिन एक प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित करने से अन्य किस्मों से सुरक्षा प्रदान नहीं होती है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में दूषित सतहों या भोजन के माध्यम से स्थानांतरित हो सकता है। मुख्य रूप से मौखिक मल से प्रवेश करता है। इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। दस्त और उल्टी के लिए जेनरिक दवाएं इस बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? तो वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि ट्रैवल बबल दो देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक हवाई यात्रा यातायात को फिर से शुरू करना है जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज होते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि बबल व्यवस्था दो देशों के बीच के समझौता उद्देश्य ऐसे समय में वाणिज्यिक हवाई सेवा यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है जब नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हों। वर्तमान परिदृश्य में वैक्सीन पासपोर्ट और बबल व्यवस्था दोनों ही दो देशों के बीच स्वास्थ्य जोखिम और संचरण जोखिम के मुद्दे को संबोधित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है। नहीं, इसमें उत्पादन की मात्रा कम होती है। तो ये तो गलत है। श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नहीं, इसमें श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, ये बात सही है, कम प्रदूषण फैलाते हैं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है या नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन मात्रा कम होता है, श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत, नाइजर, माली, ब्राजील से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो गलत है। कर्क रेखा भारत, नाइजर, माली, ब्राजील से तो इसमें नहीं गुजरेगी। ब्राजील से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो ये सही है। इक्वाडोर, कोलंबिया, मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। आइए देखते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मैक्सिको से होकर गुजरती है। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरेगी। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। विषुवत रेखा की बात करें तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर गुजरती है। निम्न कथनों पर विचार करें। बृहस्पति वह ग्रह है जिसका रंग पीला है, वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। तो सही बात है। शनि ग्रह का काला रंग नाइट्रोजन के कारण होता है, यह भी सही है। असंबद्धता और विभाजित होने वाले सभी क्षेत्र। रेपटी असंबद्धता, यह ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच का क्षेत्र है। इन दोनों को रेपटी असंबद्धता के द्वारा अलग किया जा सकता है। गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता, यह निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच का असंबद्धता है। वहीं लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का है, जबकि कोनरॉड जो है यह ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है। मोहविसिक डिस्कंटिन्यूटी या मोहविक डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है। रेपटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपटी असंबद्धता कहते हैं।
गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न विशेषता किस मिट्टी के प्रकार की है? पहला, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मेघालय की गारो खासी एवं जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों आदि में पाया जाता है। तो ऐसी मिट्टी लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो खासी एवं जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाया जाता है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है? यह आयन मंडल से होती है। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इन्हें आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव और E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। यानी ऐसा मंडल होता है जो हमारे यहाँ से जो ट्रांसमिशन भेजा जाता है वो इस मंडल में जाके यहाँ आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस से ये रिफ्लेक्ट होता है और फिर जहाँ रिसीवर बना होता है उसमें पहुँच जाता है और फिर वहाँ से केबल के माध्यम से जहाँ भी हम टीवी पे देखना चाहते हैं, रेडियो पे सुनना चाहते हैं, वो काम हो जाता है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्त तो आप लोग कृपया कर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें और भी कुछ अगर आप लोगों को दूसरे करंट अफेयर्स वगैरह भी चाहिए तो कृपया कर कमेंट में बताएं। सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। नहीं, ये एल्बिडो क्या होता है कि सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी पर बिना अवशोषित किए वापस वातावरण में लौट जाती हैं वो एल्बिडो कहलाती हैं। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण चालन कहलाता है। यह भी गलत है। तो ना तो एक ना तो दो। मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अभिवहन वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचालन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचालन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के ही कारण होती हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। सीमा सही है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। यह भी सही है। पृथ्वी का व्यास 7371 किलोमीटर है, तो यह कथन सही नहीं है। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः
सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। सिगार, गास्टिंग, बिबोवा और संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था पृथ्वी का व्यास, आपको कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिज्या और व्यास में अंतर होता है। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो पृथ्वी का त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, तो इसका व्यास तो 2 से गुना कर देंगे तो जो आएगा वैल्यू वो व्यास हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग और द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और हवाएं और इसका क्षेत्र दिया हुआ है। बताना है कौन से युग गलत सुमेलित हैं। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में होता है। फूलों वाली बौछार केरल में कहा जाता है और काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये सही है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और तटीय कर्नाटक में आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली यह भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से ही लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफान को बारदोली छोड़ा कहा जाता है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किस वर्ष वन संरक्षण नीति लागू किया था? तो 1952 में किया था। वनों की संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। झूम कृषि के नाम दिए हुए हैं और किस राज्य में इसे क्या कहा जाता है? तो बेबर या दहिया, कोमान, कुमारी, कुरबा। झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी घाट और हिमालयन क्षेत्र। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडावी या कोमान या बनीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुबा और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है। सही बात है, दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह भी सही है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। आप जानते होंगे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार के कोयले होते हैं, और जितना नीचे दबा होता है उस प्रकृति उतनी अच्छी होती है। इसमें कार्बन की मात्रा जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा दहन करता है और उतना अच्छा कोयला माना जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज
भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा ये सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। जलमार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो कोट्टापुरम तथा कोल्लम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ती है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, ये जलमार्ग संख्या 1 हुआ। और सादिया से धुबरी संख्या 2 हो गया, ये 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग पर है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य है, जलमार्ग संख्या 3 है। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेट के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 पर है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत तदर्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के सदस्यों में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को शामिल किया गया था। सूची 1, सूची 2 संबंधित अनुच्छेद को मिलाना है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 112 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो ये 108 में है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 111 में है। तो डी और उसके बाद 1 और उसके बाद 2 तब लास्ट में 3। टू 3 का 2 और डी का 3। हाँ ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं और एक बार। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में, धन विधेयक की परिभाषा 110 में और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 111 में है। कथन और कारक पर विचार करना है। भारत का अपना एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह भी सही है। और यह जरूरी नहीं कि हर लोकतांत्रिक देश का अपना लिखित संविधान हो। जैसे ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहाँ लिखित संविधान नहीं है। तो कथन का कारण जो है ये उचित व्याख्या नहीं है। तो ये दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण को कथन का उचित व्याख्या नहीं माना जा सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक लिखित संविधान भी है। एक लिखित संविधान का होना या ना होना लोकतांत्रिक देश होने की आवश्यक कसौटी नहीं है। कुछ एक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है पर वहाँ लिखित संविधान नहीं है, जैसे ब्रिटेन। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में लिखित संविधान और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के बीच कोई सीधा अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु यहाँ हमें संविधान के अनुच्छेद 74 को भी ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। साथ ही इसी अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक रूप से ही सही संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। संघ का समस्त शासन उसी के पदनाम से संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में सजाना है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान।
तो संख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं, गुजरात में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं और राजस्थान में 10 हैं। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है 19, उसके बाद तमिलनाडु में 18, उसके बाद राजस्थान में 10 और तब फिर गुजरात में 11। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो सही जवाब है भारत में किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। बिल्कुल ये भी सही है, पेंशन कह रहा है तो ये भारत की संचित निधि पर भारित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के 3 में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस अनुच्छेद के उपखंड घ की कंडिका 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित बनाया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन की चर्चा इस अनुच्छेद के किसी खंड, उपखंड या कंडिका में नहीं की गई है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, अतः प्रश्न का दोनों ही कथन सत्य हैं। यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको त्यागपत्र देगा? तो उपाध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित और प्रेषित करेगा। इसी प्रकार यदि विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वह अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उसे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और आर्थिक संकट। उपयुक्त में से किस तथ्यों के आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आर्थिक संकट के आधार पर की जा सकती है। आंतरिक अशांति के बेसिस पर पहले किया जाता था, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें यह साफ तौर पर लिख दिया गया था कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात। जहाँ तक राष्ट्रीय आपात का प्रश्न है तो वर्तमान में यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात भी राष्ट्रीय आपात की श्रेणी है, इसलिए आर्थिक संकट भी राष्ट्रीय आपात लगाए जाने का ही अधिकार हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात लगाए जाने का एक आधार था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? तो इनका संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से था। दिनेश गोस्वामी 1990 ईस्वी की वाईपी सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान देश के विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च सरकार द्वारा प्रदान किया जाए। निम्नलिखित रिट युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि किन रिट युग्मों को अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो इसमें है उत्प्रेषण प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा परमादेश और अधिकार परीक्षा प्रतिषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है। यह रिट संख्या में कुल 5 प्रकार के हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। उपरोक्त में से प्रतिषेध और उत्प्रेषण नामक रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाकर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता पाया जाता है, तब उससे ऊपर का न्यायालय उपरोक्त दोनों में से कोई रिट स्थिति के अनुसार जारी करता है। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा नामक रिट लोक अधिकारियों के विरुद्ध आमतौर पर जारी किया जाता है।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी। नहीं, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग में नीति का पूर्ण विस्तार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नहीं, यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, इसलिए अभी गलत है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कांडला पोर्ट पर स्थापित किया गया था। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला पोर्ट पर स्थापित किया गया था। वर्तमान में कांडला पोर्ट का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल पोर्ट गुजरात कर दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण विकसित आधारित संरचना मौजूद होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। ऐसा नहीं है, ये यूएसएसआर सोवियत संघ में अपनाया गया था। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। ठीक है। और 1945 ईस्वी में एम.एन. राय ने जन योजना बनाई थी। तो ये भी सही, ये भी सही है। तो कितने कथन सत्य हैं? केवल 2 कथन सत्य हैं। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन या आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। 1944 में भारत में नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। 1945 में श्रीमन एम.एन. राय या श्रीमन नारायण राय जन योजना यानी पीपुल्स प्लान बनाए थे। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। तो ये फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे। और वह दर जिस दर पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं, यह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों से निधियों को उधार लेता है। दूसरे शब्दों में वह दर है जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था। वैरिक आधार पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। 1957-58 के सूखे वर्ष में फसल उत्पादन में भारी गिरावट एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। 1956 का औद्योगिक नीति पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। दोनों ही बात सही है। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, यह नीति पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद का गीता भी माना जाता था। इसकी विशेषताएं देखिए।
भारी उद्योगों पर बल दिया गया। देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक संवर्ग के लिए समृद्धि के लिए तकनीक और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और विश्वविद्यालयों में व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया। देश के विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को मान्यता दी गई। निजी क्षेत्र और औद्योगिक अनुगिप्ति नीति दी गई। ये 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने देखा। निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापार शेष में दृश्य और अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती हैं। चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। तो दोनों कथन गलत है। व्यापार शेष जो होता है इसमें केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं, अदृश्य वस्तुएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। और चालू खाता जो होता है इसमें दृश्य अदृश्य सेवाएं शामिल होती हैं। केवल दृश्य सेवाएं नहीं, अदृश्य भी इसमें शामिल होती हैं। तो व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल दृश्य वस्तु या व्यापारिक वस्तुएं शामिल होती हैं। यह सीमित अवधारणा है और चालू खातों का भाग है। चालू खाता शेष इसमें दृश्य वस्तुएं एवं अदृश्य सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। यह एक व्यापक अवधारणा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार शेष इसका भाग है। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से इनका संबंध है। कुछ अन्य समिति, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से, एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से, रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, पार्थ सारथी सीम समिति का कर नीति से, वाई.बी. रेड्डी समिति का आयकर छूटों की समीक्षा से है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। उपरोक्त कथन किनके नियम को संदर्भित करता है? तो ये से का बाजार नियम को संदर्भित करता है। से का बाजार नियम, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय का मौद्रिक मूल्य कितना है? 59,637 रुपया। वर्ष 22-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय का मौद्रिक मूल्य 59,637 रुपये है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मखाना उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है। देश में कुल मखाना उत्पादन का 60% नहीं 90% बिहार में होता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। बिहार के डेयरी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया है। गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है और भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर है। ये दोनों सत्य है, ये दोनों असत्य है क्योंकि उल्टा इसमें दिया हुआ है और यह सत्य है। तो असत्य कथन कितने हैं? 2 और 3 असत्य हो जाएंगे। दूध उत्पादन में समस्तीपुर गाय के दूध में हो जाएगा, भैंस के दूध में संभवतः मधुबनी होगा। बिल्कुल। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। उत्पादन में वृद्धि दर 6.49% रही है। गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर है और भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका नेतृत्व बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक आदि ने किया था, लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलनों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की है? तो स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्थापित किया था। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। बिहार में स्वराज की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। दोनों ही याद रखना है, दोनों ही पूछा जाता है। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव अब्दुल बारी थे और स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था।
बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या एसपी सिन्हा भी इनको कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनीतिज्ञ थे। ये बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम से जाना जाता है। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये PYQ है, देख लीजिएगा आप, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1798 में हुआ था। 68th BPSC में पूछा गया था। बिहार का चेरो विद्रोह 1798 में हुआ था। आधिकारिक तौर पर चेरो विद्रोह की शुरुआत 1798 में चेरो जनजाति के लोगों द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हजारीबाग में आयोजित किया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई प्रकार के छात्र संगठन बनाए गए। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो रोहतास में। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में नहर से सिंचित क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। रोहतास में ही इंद्रपुरी बांध है, जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किशनगंज और सहरसा। सहरसा अभी भी महिला साक्षरता के मामले में पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान किशनगंज और सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। इसमें मेल फीमेल का अलग अलग देख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था। इनको बिहार में किस जगह दफनाया गया था? नालंदा में दफनाया गया था। यूसुफ शाह चक कश्मीर के शासक थे जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने कैद कर लिया था और बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। उन्होंने 1579 से 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीमबांध मुंगेर में है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। वाल्मीकि नगर की अगर बात की जाए, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, तो ये पश्चिम चंपारण में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात 1024 था। बढ़ भी गया होगा ज़्यादा, 1021, माफ कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 879 है। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो रोहतास में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है, यहाँ पर विंध्यन भू संरचना है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है? तो सबसे नया जो है यह बिहार का मैदान है। भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है: धारवाड़ चट्टान, तृतीयक चट्टान और विंध्य चट्टान। धारवाड़ चट्टान गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा आदि क्षेत्रों तक फैली हुई है। तृतीयक चट्टान पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। विंध्य चट्टान का विस्तार मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिलों में होता है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समुद्र सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना और क्षेत्रीय खतरों से निपटना है। सही है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल CSC के संस्थापक सदस्य हैं, तो ये गलत है। CSC के पर्यवेक्षक राज्यों का निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं होती, यह भी गलत है। तो एक सही है। कितने कथन सही है? केवल एक। कथन एक सही है। CSC समुद्री सुरक्षा में सहयोग के लिए एक मंच बनाने और आतंकवाद, तस्करी और साइबर सुरक्षा सहित क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। CSC के तहत सहयोग के 5 स्तंभ यानी समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का संरक्षण और मानवीय सहायता और आपदा राहत। कथन 2 और 3 गलत हैं। CSC को मूल रूप से 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका विस्तार किया गया और 2020 में इसका नाम बदलकर मॉरिशस को सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश शुरू में एक पर्यवेक्षक था, लेकिन 10 जुलाई 2024 को
8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर CSC का 5वां पूर्ण सदस्य बनाया गया। वर्तमान में सेशेल्स को CSC में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। पर्यवेक्षक राज्य चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही उनके पास औपचारिक मतदान का अधिकार न हो। उनकी भागीदारी उन्हें सम्मेलन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है दूरसंचार अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अधिनियम के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि फंड का उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को प्रतिस्थापित करना है। दूसरा है, DBN फंड को आवंटन से पहले भारत के समिति कोष में जमा किया जाता है। तीसरा है, डिजिटल भारत निधि फंड वंचित क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान करता है। तो ये सब्सिडी नहीं देता है, बाकी ये दोनों सही है। उपयोग में कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 सही है, पहला और दूसरा। डिजिटल भारत निधि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत स्थापित एक कोष है जिसका उद्देश्य भारत में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाना है, विशेष रूप से वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को प्रतिस्थापित करना है ताकि फंड के कम उपयोग और नौकरशाही की अक्षमताओं जैसे मुद्दों को संबोधित किया जा सके और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के दायरे को व्यापक बनाया जा सके। डिजिटल भारत निधि के लिए धन को पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाता है, उसके बाद उसे DBN के विभिन्न परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है। कथन 3 गलत है, DBN स्मार्टफोन खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकीकृत थिएटर कमांड का उद्देश्य सैन्य सेवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उच्च रक्षा बजट आवंटन की मांग करना है। दूसरा, संयुक्त रसद नोड्स का उद्देश्य सैन्य सेवाओं में रसद और संसाधन उपयोग को सुव्यवस्थित करना है। तो केवल 2 सही है, एक कथन गलत है। एकीकृत थिएटर कमांड का प्राथमिक उद्देश्य संघर्षों के दौरान परिचालन दक्षता और समन्वय को बढ़ाने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान संरचना को एकीकृत करना है। प्रस्ताव में 3 थिएटर कमांड शामिल हैं, भारत की पश्चिमी और उत्तर सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले भूमि संचालन के लिए 2 और समुद्री तट के लिए 1 समुद्री कमान। इन कमांडों का नेतृत्व 4 सितारा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो व्यक्तिगत सैन्य शाखाओं के प्रमुख के समान है। कथन 2 सही है, संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड्स सेना की सभी शाखाओं को गोला बारूद, ईंधन और आपूर्ति जैसे एकीकृत रसद समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। लक्ष्य सैन्य सेवाओं में दक्षता में सुधार, लागत कम करना और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना है। नेक्स्ट, पैलियो जीनोमिक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो पिछले विकासवादी और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राचीन DNA का विश्लेषण। पैलियोजीनोमिक्स में प्राचीन जीवों के जीनोम का अध्ययन करना शामिल है। प्राचीन DNA का विश्लेषण करके वैज्ञानिक इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समय के साथ प्रजातियां कैसे विकसित हुईं और उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत की। इससे पिछली विकासवादी और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को फिर से बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस, फ्रांस में हो रहा है। 29 वर्षीय और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीतीश ने एक करीबी मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। नीतीश ने 2009 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था और SL3 वर्ग में बैडमिंटन खेलने के लिए प्रमोद भगत से प्रेरित हुए थे। हाल ही में अखबारों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 2024 संस्करण 2 से 4 सितंबर 2024 को भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। इसमें उन्नत सामरिक अभ्यास शामिल थे। भारतीय नौसेना का P-81 विमान अपनी पहली यूरोपीय तैनाती के लिए फ्रांस में एयरबेस 125 स्ट्रेस लेटिव पर उतरा।
यह फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण के लिए था। आखिरी बार भारतीय नौसेना के विमान ने 63 साल पहले फ्रांस में उड़ान भरी थी, जब INS विक्रांत से एलिज विमान ने हायरेस एयरबेस पर उड़ान भरी थी। भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था, जिसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था, और यह दोनों देशों के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गिनना 2024 पहल शुरू की है? वर्ल्ड वाइड एंड फंड फॉर नेचर इंडिया ने। WWF इंडिया ने 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 24 तक वल्चर काउंट 24 परियोजना शुरू की है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना है। यह विशेष रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ISA में पूर्ण सदस्यता के पात्र के लिए मानदंड यह है कि देश कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ISA ने अपने सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण तंत्र के रूप में सौर करों को लागू करने का प्रस्ताव तो नहीं दिया है। और ISA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाता है, तो ये सही है। बाकी दोनों गलत हैं, तो कूट का उपयोग कर सही उत्तर हो जाएगा केवल 3। कथन 1 और 2 गलत है। प्रारंभ में ISA कर्क और मकर रेखा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित देशों के लिए खुला था। हालांकि 2018 तक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए सदस्यता खोल दी गई थी, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। ISA सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वैश्विक सौर सुविधा जैसे अभिनव वित्त पोषण तंत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। सौर कर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कथन 3 सही है। ISA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का उद्देश्य सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाना और उसे उजागर करना, नए अवसरों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SBM के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता रखरखाव में उनके कौशल, जागरूकता और सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाना है। SBM ने शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है, तो यह तो सही है, लेकिन यह गलत है। कथन 1 गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। इसके बजाय यह विभिन्न स्वच्छता और सफाई मानदंड पर भारत के शहरी और कस्बों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आयोजित एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य शहरों के बीच अपने स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और मिशन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। कथन 2 सही है। अध्ययनों से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता में सुधार और शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके भारत में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है। शौचालयों का निर्माण और खुले में शौच में कमी को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिसमें शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचय जन भागीदारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है। दूसरा है, जल शक्ति मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल का नेतृत्व कर रहा है। तीसरा है, इस पहल की सफलता के लिए सरकार केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। जल संचय जन भागीदारी पहल जल संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं को लागू करने और अस्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जुटाना है। जल संचय जन भागीदारी पहल जल संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य नागरिकों, स्थायी निकायों, उद्योगों और हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचना को लागू करने और स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जुटाना है। यह पहले से चल रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के अनुरूप है। कथन 3 गलत है। यह पहल सरकार केंद्रित के बजाय पूरे समाज के दृष्टिकोण पर जोर देती है।
नेक्स्ट है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मालाबार के नाम से जाने जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। बिल्कुल सही है। इसका सचिवालय टोक्यो में स्थापित नहीं है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 सही हैं। मालाबार अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत अस्थायी भागीदार हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया 2020 में फिर से शामिल हो जाएगा। यह क्वाड राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। क्वाड कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा सहित उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है। कथन 2 गलत है। क्वाड का कोई औपचारिक सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। यह सचिवालय जैसी औपचारिक संरचना के बिना एक रणनीतिक मंच है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह हर साल शिक्षक दिवस पर आयोजित किया जाता है, जो 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह पुरस्कार उन शिक्षकों के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है और सम्मानित करता है जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है और अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, नगद पुरस्कार और एक रजत पदक शामिल है और पुरस्कार विजेताओं को भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है एमपॉक्स वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेक्टर जनित एमपॉक्स वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका है? नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स वायरस के क्लेड 2 स्ट्रेन के जवाब में वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो यह भी सही नहीं है। दोनों में से कोई सही नहीं है। एमपॉक्स वायरस के संक्रमण का प्राथमिक तरीका वेक्टर जनित नहीं है। इसके बजाय यह मुख्य रूप से नज़दीकी अंतरंग संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से यौन गतिविधि के दौरान, साथ ही श्वसन बूंदों, त्वचा के घावों या दूषित सामग्रियों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से। जबकि जानवर से इंसान में संक्रमण संक्रमित जानवर से काटने से, खरोंच के माध्यम से यह हो सकता है। यह मौजूदा प्रकोप में इंसान से इंसान में संक्रमण का मुख्य तरीका नहीं है। WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य क्षेत्रों में एमपॉक्स के बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट, साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व क्या है? तो यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। कौन सा? समन्वय प्लेटफॉर्म। साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया समन्वय पोर्टल साइबर अपराध के लिए एक व्यापक डाटा भंडार के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डाटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण, डेटा विश्लेषण और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म साइबर अपराध डेटा तक पहुंचने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक एकीकृत स्थान प्रदान करके सहयोग बढ़ाने और साइबर अपराध जांच की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है। तो ये सत्य है। भारत यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA सेपा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है। यूएई में रहने वाले विदेशी निवासियों का सबसे बड़ा समूह भारतीय है। तो यह भी कथन सही है। कथन 1 और 2 सही हैं। भारत पहला देश बन गया है जिसके साथ यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CEPA संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हस्ताक्षरित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और यह भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों में एक मील का पत्थर है। यह मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र में पहला व्यापार समझौता भी है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं जो कुल आबादी का लगभग 28% है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने पारित किया है। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला और बाल
अब विधेयक 2024 पारित किया है। यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 सहित कई आपराधिक कानूनों में संशोधन करता है। यह बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें दोषी की प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड शामिल है। विधेयक में बलात्कार के मामलों की 21 दिन के भीतर समयबद्ध जांच अनिवार्य की गई है। यह अदालती कार्रवाई के अनधिकृत प्रकाशन के लिए भी दंड लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोषी पीड़ितों के चिकित्सा खर्च को वहन किया जाए। दोषी पीड़ितों के चिकित्सा खर्च को वहन करें। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक बुद्ध पूजा समारोह का आयोजन किया गया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, जो 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 1200 अनुयायियों के लिए एक ध्यान केंद्र है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है। हाल ही चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कोन्याक संघ ने नागालैंड सरकार से अनुरोध किया है कि वह गूगल मैप्स पर नागालैंड के मोन जिले और असम के चराईदेव जिले के बीच सीमा रेखा की त्रुटि को ठीक करे। कोन्याक नागालैंड के मोन जिले और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तिरप और चांगलांग जिले में रहते हैं। कोन्याक शब्द का अर्थ है काले बालों वाले पुरुष और वे दो समूहों में विभाजित हैं। थेंडू, जो टैटू वाला चेहरा रखते हैं, और थेनेथो, जिसका सफ़ेद चेहरा होता है। कोन्याक मंगोल मूल के हैं, जिनमें से 95% ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वे सिनो तिब्बती परिवार की कोन्याक भाषा बोलते हैं और एओलिंगमोन्यू, एओनिमो और लाउन ओंगमो जैसे त्यौहार मनाते हैं। वे आग्नेयास्त्र हस्तशिल्प बनाने में माहिर हैं और उनका समाज पितृसत्तात्मक है। तो नागालैंड में कोन्याक लोग रहते हैं। 2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? जूडो में कपिल परमार ने पैरा जूडो पुरुषों की J1 660 किलोग्राम स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने ब्राजील के एलिटन डी ओलिवेरा को इप्पोन के माध्यम से 10-0 से हराया, जो जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक था। परमार ने इससे पहले 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वेनेजुएला के मार्को डेनिस ब्लैंको के खिलाफ भी 10-0 से जीत हासिल की। मामूली उल्लंघन के लिए पीले कार्ड प्राप्त करने के बावजूद परमार ने इस स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सीबोर गांव के परमार बचपन में बिजली के झटके से हुई एक गंभीर दुर्घटना से बच गए थे और 6 महीने तक ये कोमा में रहे थे। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायरोनिसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है? ये अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं। मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र के 2 नए अदरक प्रजातियां ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनकिया की खोज की गई है। अपने फूलों की गति के कारण डांसिंग गर्ल्स कहलाने वाली ये पौधे अदरक परिवार के सजावटी पौधों के ग्लोबबा वंश से संबंधित हैं। ग्लोबबा टायरनेसिस 731 मीटर की ऊंचाई पर टायराना गांव में और थांगखारांग पार्क के पास भी पाया गया। इसमें नारंगी फूल बड़े परागकोश होते हैं और यह प्रसार के लिए ब्लिबल्स का उत्पादन करता है। ग्लोबबा जनकिया, जिसमें 10 से कम व्यक्ति होते हैं, में अद्वितीय हृदय के आकार का लेवलम होता है और यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। यह वनस्पति शास्त्री E.K. जानकी अम्मलम के सम्मान में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्ध सर्किट शहर का हिस्सा है? तो श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और नालंदा जो है ये बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। बौद्ध सर्किट गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का एक नेटवर्क है। यह भारत और नेपाल में फैला हुआ है, जिसमें दुनिया भर के बौद्धों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले प्रमुख स्थल शामिल हैं। बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल
बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर और नालंदा, श्रावस्ती, वैशाली भारत में, और नेपाल में लुम्बिनी भी है। निम्नलिखित में से किसने अंत्योदय की अवधारणा पेश की थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की अवधारणा पेश की थी। यह एक ऐसा दर्शन है जो समाज में सबसे वंचित और हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के उत्थान पर जोर देता है। अंत्योदय शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, जो सामाजिक आर्थिक पिरामिडों के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दर्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोकप्रिय बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में वृद्धि का सबसे अधिक कारण है? तो एफडीआई, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रवाह से भारतीय रुपए की मांग बढ़ती है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारतीय परिसंपत्तियों या व्यवसायों में निवेश करने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर को रुपए में बदलने की आवश्यकता होती है। रुपए की यह बढ़ी हुई मांग इसके मूल्य को मजबूत करती है, जिससे मूल्य में वृद्धि होती है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ खोला जा रहा है या बनाया जा रहा है? तो जमुई जिला में। जमुई जिला के उर्वा भलवा गांव में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बन रही है। बिहार में कौन सा जिला यूपीआई लेन देन में पटना के बाद दूसरे स्थान पर है? तो मुजफ्फरपुर पटना के बाद यूपीआई लेन देन में दूसरे स्थान पर है। 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ईसा मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य में पैक्स चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? तो ये 5 चरणों में आयोजित होंगे। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये चुनाव 5 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये समस्तीपुर से संबंधित है। बिहार में बकरी वीर्य बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है? ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण निरानी शुगर मिल्स लिमिटेड ने किया है। बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण निरानी शुगर्स लिमिटेड ने किया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 4th टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसको एक बार जरूर देखिए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्यूशन देख के बना सकते हैं, और अगर बनाने में फिर भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करिए, फिर इस पर हम एक वीडियो बना कर आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो फिर जल्द ही इसका 5th अभ्यास का टेस्ट सीरीज लेकर हम लोग आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। टिल देन धन्यवाद, थैंक यू।